मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीटेट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारा सीटेट के रिगार्डिंग डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, जिसमें सीडीपी के रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे उसमें 60 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश का सीडीपी है, उसको डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी इज़ ऑल्सो देयर, और उसके साथ मैथ का सीडीपी है, एनवायरनमेंट का सीडीपी है, पंजाबी का सीडीपी है। जिस जिसका जो भी सीडीपी सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, आप उसको क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब आपको वीडियो अंत तक देखना क्यों है, इन क्वेश्चंस को क्यों करना है, क्योंकि जैसे ही आप पी वाई क्यू का एनालिसिस करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। और अगर हम अपने नेम को जस्टिफाई करें, दैट इज़ डी कोड। डी कोड मीन्स अगर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं बच्चों की, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। सो आप अपना कॉपी पेन प्लीज़ अपने साथ रखिए सो दैट आप उन चीज़ों को देख पाएँ आगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखना है, कुछ कीवर्ड्स आपके सामने रहेंगे, कुछ कीवर्ड्स बिल्कुल आपके सामने रहेंगे, और उसके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये मेरे लिए न्यू है। और यहीं से आपका क्या होगा, पेपर क्वालिफाई होगा। कोई भी डाउट हुआ, कैसा भी हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसको क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। हाँ जी, academic performance and intellectual abilities gradually improve in children who leave deprived settings and enter enriched setting। अब ये जो enrich वर्ड है ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही वर्ड है। अब आर्गूमेंट पॉइंट्स प्राइमरली टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट। किन के लिए ये रहेगा, जैसे नॉर्मल एक लड़ाई चलती रहती है नेचर वर्सेस नर्चर की, उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैराफ्रेज किया गया है। अकादमिक प्रदर्शन बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है। वही नो, जैसे गंडम कहते हैं कि GUNDM गंडम जो कहते हैं कि नेचर मेक्स नो जम्प्स, जो वंचित प्रवेश में छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में कौन सी बहस की ओर इशारा करता है। सो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द एंटाइटी वर्सेस द इंक्रीमेंटल, स्थिर वर्सेस वृद्धिशील। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ही आगे डेवलप हो पाएँ। अब यहाँ तो कोई डिबेट नहीं है, ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है अपने वाइज, और अपने आप को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू क्वेश्चन है 2024 के पेपर 2 का। पेपर 1 का CDP हम सॉल्व कर चुके हैं पूरा लाउड एंड क्लियर। देन अब हम पेपर 2 का CDP सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। When we look at childhood as a single category, we lose out the social and cultural differences between children with regards to gender, ethnicity and the social classes। जैसे समाजीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। And childhood is a social construction, जैसे अब childhood है या फिर जेंडर कंस्ट्रक्ट है, क्या ऐसी बात इसमें यहाँ नज़र आ रही है? बिल्कुल समाज में जिस तरीके से, अगर जॉन वॉटसन की बात भी करें, वो भी ये कहते हैं कि बिहेवियरिज्म के साथ बच्चों को इस तरीका का बनाया जा सकता है। सो आगे भी देख सकते हैं, सिंगल कैटेगरी होता है, वो लूज आउट दी कल्चर डिफरेंसेस। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते, अभी तक तो छोटे बच्चों को मेल फीमेल धीरे धीरे समझ आएगा कि फिर सभी वो जो हमने बात करी थी, एक सेफ्टी सर्कल की बात करी थी या फिर अडल्ट एजुकेशन की बात करी थी, वो धीरे 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 ही उनको एथनिक वियर और कल्चर का धीरे धीरे समझ आता है। सो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ ए and R are true and it is the correct explanation of the A. Next, which of the following factor is not proposed by the जीन प्याजे as affecting changes in cognition? कौन सा कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? अब हमें ये बात मालूम है कि एक्टिविटी की बात उन्होंने करी थी, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी की बात करी, तभी वो स्टेजेस दे पाए, इक्विलिब्रेशन की बात करी जिसमें संतुलनीकरण वाला पॉइंट भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर कल्चरल टूल्स की बात नहीं करी थी। अब इसकी बात किसने करी थी, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप इस बात से सहमत। तो लेव वाइगोस्की ने इसकी बात करी थी, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट की बात वाइगोस्की ने करी थी। नॉट वाला पूछा गया है तो इसका थर्ड राइट आंसर है। अब फोर्थ थोड़ा सा इसमें
आंसर में तो ऑल ही दिया गया, या ड्रॉप आप इसको कह सकते हैं, ग्रेस मार्क्स कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अज्यूम दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंटली सोल ऑन दी हेरिडिटी। ऐसी बात इन्होंने नहीं करी, कभी नहीं करी। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दी, ये बात मानते हैं, ये तो प्याजेट का कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ए गलत है, ए कहीं पर भी गलत नहीं दिया हुआ हमारे पास। अब ए अगर दिया तो बोथ वाला इन्होंने लिख दिया कि बोथ ही गलत है। हमें मालूम है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही क्या होता है, रोल होता है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है ये वाला ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर होगी ये वाली बात जी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, व्हेन चिल्ड्रंस कांट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस, जब वो नई चीज़ों को नहीं डाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, संग्रह संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, तो वो क्या अनुभव कर रहे हैं, किसका सहायता ले रहे हैं। जैसे क्यूज़ की बात करी गई थी, या फिर वाइगॉस्की ने स्कैफोल्डिंग की बात इसी उपलक्ष्य में करी है, स्कैफोल्डिंग। सो इक्विलिब्रियम तो संतुलीकरण था। अब इक्विलिब्रियम तो हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ को तो हमें कट कर देना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो कह रहे हैं कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में किसको एक्सपीरियंस में लेके आएंगे। पहले वो डिसइक्विलिब्रियम में जा रहे हैं और धीरे 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 वो क्या करेंगे, उसके अनुकूल होते जाएंगे, अनुकूलन में जाएंगे, यानी कि अडेप्ट होते जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे आज भी, अगर इस वीडियो में यहाँ तक आप आ गए हैं, थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके लिए अडेप्ट हो पाना एग्जाम वाइज डिफिकल्ट। अब आप देख सकते हैं पहले 5 क्वेश्चन 2-3 लाइंस के थे, उसके बाद तो इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी और सिंपल समझ वाले, लेकिन वो चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाएं पहले कुछ पार्ट में। सो इसीलिए हम आपको चाह रहे हैं कि आप उसमें अडेप्ट हो पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्याजे व्यू चिल्ड्रन एंड वाइगॉस्की, देखिए मैंने अभी आपसे बात करी थी, इसके बिना तो पेपर कंप्लीट ही नहीं करते ये। जहाँ प्याजे बच्चों को देखते हैं, वाइगॉस्की बच्चों को किस तरीके से देख रहे हैं। सो यहाँ पर एक्टिव इन मैनुपुलेटिंग द आइडियाज़ एंड एक्टिव इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि ये वही जो स्टेजेस वाइज के हम मैनुपुलेट कर पा रहे हैं, और ये एक्टिव होंगे समाज के वाइज। जैसे यहीं से उन्होंने इसी पॉइंट से ZPD बना दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, और ये सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में रहेंगे। व्हाट आर द बेसिस और डिटरमिनिंग द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी। एज ऑफ द इंडिविजुअल है, आंसर गिवन बाय द इंडिविजुअल इन फॉरंग ईस्ट। कई बार कहता नहीं जी मैंने तो इसके कारण चोरी किया था, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। रीजनिंग अंडरलाइंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। सो यहाँ पर एज की बात इन्होंने नहीं करी थी। हिंज डायलमा का जो क्वेश्चन था या इन्होंने हमारे सामने पेश किया वो भी था। और रीजनिंग जो हम बता रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, या व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई मेरा रिस्पॉन्स तो ये था आपके लिए। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। अब हमने 2 क्वेश्चन वाइगॉस्की के जीन प्याजे के कंप्लीट कर लिए हैं, तो 8वां क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। क्या अडेप्ट के बारे में बात करते कि एनवायरनमेंट में चले जाएं कि अनुकूलन हो पाए। हाउ टू रिस्पॉन्ड द कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, जो संज्ञानात्मक द्वंद्व चलता रहता माइंड में, या फिर ये स्कीम वाला वर्ड तो नहीं आना चाहिए ना, स्कीम तो वर्ड ही जीन प्याजे की तरफ से था। या फिर मास्टरिंग द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। सो जो एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उन्होंने बात करी, तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करने के बारे में इन्होंने बात करी थी, इसीलिए सोशल और कल्चरल टूल्स को भी इन्होंने वहाँ पर ऐड किया। अब आप देख सकते हैं अभी हमने क्वेश्चन जैसे रीड ही किया था आपके लिए। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की डैश प्लेज एन एसेंशियल रोल इन हेल्पिंग लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD की बात कर रहे हैं, और हम आपको बता चुके हैं 2024 का ये पेपर 2 का CDP सेक्शन है। फिजिकल मोर नॉलेजेबल अदर्स, मैच्योरिटी या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अधिक जानकार अन्य, यानी कि ज़्यादा हम सीख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की मोर नॉलेजेबल अदर्स प्लेज एन एसेंशियल रोल हेल्प लर्नर्स। अब कैसे होगा ये, वही क्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, CUES की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि जो अडल्ट होंगे वो छोटे को, पीयर को बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। इसीलिए इस बार का लेवल जो थोड़ा सा होगा और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि शब्दों का चयन देखिए किस तरीके से किया गया है।
हॉवर्ड गार्डनर, इसका शॉर्टकट हम कर चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LLINM, ये शॉर्टकट था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे, कहाँ से मिलेगा, मुंबई से मिलेगा। स्पाशियल, बॉडीली, इंट्रा, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटर, नेचुरल एंड म्यूजिक। और इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स, वो अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल इन्होंने कर दिया है। आगे चेक कर लेते हैं, जेनेटिक्स की बात इन्होंने नहीं करी, अबाउट रिकॉल, मेमोराइजेशन, इमोशनल लर्निंग की बात नहीं करी, तो फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। 10 मिनट हुए हैं, 10 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसका एक हिंट दे दिया मैंने आपको, CC का, देखते हैं। इट इज़ टू एजुकेशन दैट एम्फसाइज डिसिप्लिन एंड द रोट मेमोराइजेशन, अप्रोच टू द एजुकेशन दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स। ये तो देखो गलत हो गया ना, रोट मेमोराइजेशन तो अब नहीं रहेगी, ओपन बुक भी आ गया है, 9वीं क्लास से ओपन बुक आ जाएगा। मेथड ऑफ टीचिंग में स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू स्टैंडर्ड करिकुलम, स्टैंडर्ड करिकुलम ही नेगेटिव वर्ड है, इट शुड बी डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंट रिवीजन। मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फेसाइज मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया इन दी, अब ये तो नहीं कि मैक्सिमम यूज़ करें, बाकी चीज़ों को, प्रोजेक्ट को, चार्ट्स को यूज़ ही ना किया जाए। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज एन अप्रोच टू द एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेज इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। सो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित, जैसे हम कह रहे हैं लर्नर सेंटर्ड कह लो, स्टूडेंट सेंटर कह लो, या प्रॉब्लम सेंटर के हिसाब से हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, प्रगतिशील करेंगे। गर्ल्स इन द मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट, नॉन पार्टिसिपेटिव इन क्लासरूम डिस्कशंस, ये जेंडर बायस का क्वेश्चन हो सकता है। गिवन देयर जेनेटिक मेकअप, गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कॉप अप विद द चैलेंजिंग करिकुलम इन द मिडिल स्कूल्स। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं, कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसके सामना करने में सक्षम नहीं है। सो आप देख पा रहे हैं इसमें जेंडर बायस की बात करी गई है, तो दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। अगर आप कल का दैनिक भास्कर देखें, उसमें बहुत सारी गर्ल्स का एग्जाम्पल दिया गया था जिन्होंने 12, 14, 15 सालों की उम्र में ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। सो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। हाँ जी, नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी एंड असेसमेंट टास्क शुड बी, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, इस तरीके से पूछा जाता है। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है, अब यहाँ पर मूल्यांकन लिख दिया, ये असेसमेंट है, आंकलन लिखते हैं हम इसको हिंदी में, मूल्यांकन तो इवैल्यूएशन होता है, थोड़ा सा बाइज्ड हो सकता है, लेकिन बट हमने आपको बताया इट शुड बी ए डायनेमिक एंड ऑथेंटिक, स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास जो है डायनेमिक होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। लेकिन इसका जो आंसर दिया गया हमें असेसमेंट के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं, सो उसमें ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक भी आएगा। ये भी क्वेश्चन चैलेंजिंग में था, फोर्थ वाला क्वेश्चन चैलेंजिंग में था, क्योंकि इन्होंने हिंदी में मूल्यांकन लिख दिया जी, क्योंकि मूल्यांकन तो इवैल्यूएशन होता है ना जी, इन्होंने असेसमेंट ऊपर पूछा है इंग्लिश में, एंड असेसमेंट फिर देखो लिखा है मूल्यांकन। अब हिंदी और इंग्लिश तो आप अभी समझ ही पा रहे हैं। सो ठीक हो गया जी, दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया। अगर इन्होंने मूल्यांकन के हिसाब से लिया तो डायनेमिक और ऑथेंटिक लिया है, इसी वजह से इन्होंने 1 क्वेश्चन टिक किया। कुछ बच्चों ने 4th क्वेश्चन भी टिक किया था, 4th ऑप्शन ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक, अगर आंकलन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आंकलन करने जा रहे हैं, जैसे मैं आंकलन कर रहा हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्टिव व्यू नहीं दूंगा। मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया, अगर आपने नहीं सुनी तो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कोई बायसनेस उसमें नहीं होगी, हमेशा जो चीज़ सामने है वैसा ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गया जी। हाँ जी, 14th क्वेश्चन जी, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन दी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्डाइज करिकुलम, वाइल कंडक्टिंग दी असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखो यहाँ आंकलन लिखा हो ना हिंदी में, अब वहाँ मूल्यांकन कैसे लिख सकते हैं भाई। अधिगम के आंकलन करते समय मान्यकृत परीक्षणों में निर्भर नहीं करना चाहिए। अभी हमने आपसे बात करी कि स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बिल्कुल जी। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंक तुलना एक निर्धारित मानक से की जाती है। क्राइटेरिया हम रख देते हैं कि हाँ जी इतना आना चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए। सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की इसके इतने हिसाब से 33 है, 35 है, 40 है, बट इसके साथ कोई संबंध नहीं है। सो राइट आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा। समझ गए जी आप सभी बच्चे।
आप अपने आप से बात करिए, क्योंकि ये बात नहीं कर सकते हम दूसरे से, बट हम आपको बता रहे हैं कि, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मूल्यांकन इतनी बड़ी गलती सीटेट के पेपर में। सो समझ गए, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट था। अगर आंकलन है मूल्यांकन के हिसाब से फर्स्ट दिया था इन्होंने आंसर की में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट प्रमोट्स द एनालिटिकल स्किल्स। अगर वो एनालिटिकल स्किल की बात कर रहा है, ये वर्ड देखिए, तो इसमें क्रिएटिव वर्ड भी आएगा, यू कैन राइट, कैप्शंस भी ऑन है, क्रिएटिव वर्ड भी आएगा, रिफ्लेक्टिव भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो क्या डेफिनेशन ऑफ मैमल समझ में आ रहा है बच्चों को? क्या सोच के देखिए, क्या क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव है उसमें? क्या अगर वो की करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स के प्रेजेंट करेगा कि गाय ऐसे है, जो बफलो है, भैंस है, वो ऐसे है, क्या हो सकता है? क्या हाउ हैव एन मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स? टेल अ फ्यू एग्जाम्पल्स एंड फ्यू नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। वो तो सीधा वहाँ से कॉपी कर देगा, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया ये वाला। डेफिनेशन में भी नहीं है। दूसरा तीसरा एक्सप्लेन, तो मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि गाय के ऊपर हमने ऐसे लिखा, भैंस के ऊपर ऐसे लिखा, मान लो जिसके पास साधन ही वहाँ के लिए बकरी है या भेड़ है, तो वो उसके ऊपर ही लिख पाएगा। सो हमारे लिए करेक्टरिस्टिक्स भी वो सेम है, लेकिन उसमें एनालिसिस नहीं कर पाएगा। बट हम यहाँ चाह रहे हैं कि वो एनालिसिस प्रमोट कर पाए। जैसे हमने आपको 15 क्वेश्चन का आंसर की थोड़ी बताया, आंसर की तो सारी दुनिया बता ही दे रही है। हम आपको चाह रहे हैं कि आप स्वयं अपने साथ एनालिसिस कर पाएँ कि 15 क्वेश्चन थे, 15 ही उसमें टॉपिक थे, क्या उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा देख पाए, क्या उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक को निकाल पाए। दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर यू। सो इसका आंसर जो है, स्तनधारियों ने अपने आप को वातावरण में कैसे अनुकूलित किया है। अब ये हम देखेंगे कि अलग अलग मैमल जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं बकरियां हैं, कहीं पे भेड़ है, कहीं पे गाय है, कहीं पे जैसे अमेरिकन गाय है, अलग अलग तरीके से कैसे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। तो ये क्या करेगा जी, एनालिटिकल स्किल्स को प्रमोट करेगा। अगर आप वीडियो के बिल्कुल अंतिम में आ गए हैं, तो हम डेली क्या करते हैं, पोस्ट डालते हैं आप सबके लिए, वहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा जाता है, आप उसका आंसर भी बिल्कुल दे सकते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा जी, होमवर्क रहेगा। इंक्लूसिव क्लासरूम भी बहुत ही एक हैवी वर्ड, अच्छा वर्ड है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में। वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो आपके इसका आंसर भी ज़रूर दे सकते हैं। और उसी के साथ ये पीपल फर्स्ट लैंग्वेजेस हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, तो आप इसके आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, पहले वाली वीडियोस को देखने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि हमने सभी CDPs को सॉल्व करवा दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।